आज हम जो क्लास में पढ़ेंगे वो चैप्टर 27 है और वो बात करता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल की। और इसमें सेक्शन 407 से लेके 434 तक कवर किए गए हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या है? ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो कि एडजुडिकेट करती है इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन कंपनीज। कंपनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो कहाँ जाएंगे? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जाएंगे। ये स्टैब्लिश हुई अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि हमको पता है इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था 1956 उसमें लॉ बोर्ड हुआ करता था, उस बोर्ड की जगह अब लॉ ट्राइब्यूनल है। एक्ट हमारे पास 2013 में आ गया, लेकिन लॉ ट्राइब्यूनल जो बने वो 1 जून 2016 से बने और ये रिकमेंडेशन पे बेस्ड थे। किनकी रिकमेंडेशंस पे? वी बालाकृष्ण इराडी कमेटी पे ऑन लॉ रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ऑन द लॉ रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज, यानी इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी से रिलेटेड जो मैटर होंगे वो कहाँ जाएंगे? लॉ ट्राइब्यूनल में जाएंगे। और यही बेस्ड हुई थी बात, कहाँ से आई थी हमारे पास बात? बालाकृष्ण इराडी कमेटी से बात आई थी। अब प्रोसीडिंग्स देख लेते हैं कि कैसे होती है एनसीएलटी में और कौन कौन सी होती है। प्रोसीडिंग जो होती है एनसीएलटी में रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट्स, रिकंस्ट्रक्शन एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज होती है। क्योंकि जो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं वो आर्बिट्रेशन का भी काम करती हैं, और हमने पढ़ा कि एनसीएलटी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है तो वो आर्बिट्रेशन का काम भी करती है। जो प्रोसीडिंग्स अंडर एनसीएलटी है वो हमें समझ में आ गया। 407 जो हमारा चैप्टर है ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का, उसका सेक्शन 407 डेफिनेशंस की बात करता है। इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जिसमें क्लोज ए में चेयरपर्सन बताया गया और क्लोज डी में प्रेसिडेंट बताया गया। ध्यान रख लीजिएगा, क्लोज ए में जो चेयरपर्सन की बात की गई है वो अपेलेट ट्राइब्यूनल में होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ट्राइब्यूनल के होते हैं। तो चेयरपर्सन कहाँ होते हैं? अपेलेट ट्राइब्यूनल में, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ट्राइब्यूनल में होते हैं। और जो 407 है वो डेफिनेशन पे बात करता है, और 408 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी की बात करता है। तो एनसीएलटी अपॉइंट की जाएगी बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें एक प्रेसिडेंट होंगे जो मैंने आपको बताया डिफाइन कहाँ है, सेक्शन 407 के क्लोज डी में। और इसके अलावा सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी टू बी अपॉइंटेड इट बाय नोटिफिकेशन। और जितने भी जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर समझती हैं ज़रूरी, कौन ज़रूरी समझता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको बाय नोटिफिकेशन क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा। किस लिए किया जाता है? टू एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज सच पावर्स एंड फंक्शंस एज आर और मे बी कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ऐसी प्रोसीडिंग्स, ऐसी पावर्स, ऐसे फंक्शंस को देने के लिए, काम करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो कि या तो कंपनीज एक्ट में दिए गए हों या फिर किसी और लॉ में दिए गए हों। किसी और लॉ की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि कंपनीज लॉ 2013 के अलावा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसमें भी जो प्रोविजन चलते हैं वो कहाँ आते हैं? वो एनसीएलटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वाइंडिंग अप की जब हम बात करते हैं तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहाँ चला गया है? वो सेक्शन 59 इन ये जो बैंक्रप्सी कोड है हमारा 2016 का, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। और उस कोड पर भी जो चलती है, जो पावर होती है, जो अथॉरिटी काम करती है, वो एनसीएलटी ही काम करती है। सो इन दिस वे हमें पता चला ये जो हमारे पास एनसीएलटी है, इट इज़ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। यानी कंपनी लॉ के अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करता है। उसमें भी कौन क्या एप्लीकेबल होता है? एनसीएलटी के डिसीजन ही एप्लीकेबल होते हैं। एनसीएलटी की 16 ब्रांचेज हैं जिसमें से 2 अभी नोटिफाइड नहीं है, बाकी ब्रांचेस 14 टोटल काम करती हैं, जिसमें कि 6 ब्रांच न्यू दिल्ली में है जिसमें 1 प्रिंसिपल है, 2 अहमदाबाद, 2 चेन्नई, 3 हैदराबाद जिसमें से 1 अमरावती में है, 2 कलकत्ता में, 5 मुंबई। इसके अलावा इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कटक, गुवाहाटी, जयपुर और कोची में एक एक ब्रांच काम करती है। नेक्स्ट आ जाइए, हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज।
ट्राइब्यूनल का क्या काम होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज का काम होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अलावा ट्राइब्यूनल चाहे तो डी रजिस्ट्रेशन भी कर सकती है, यानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकती है। जब भी लगे कि कुछ फ्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड प्रूफ हो जाता है या ऑब्जेक्ट जो होता है कंपनी का वो अनलॉफुल होता है, तब कंपनी डी रजिस्टर भी कर सकती है। और ये जो उसको पावर है वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रोविजंस हैं उसमें इससे रिलेटेड। फिर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की बात करें तो एनसीएलटी को उससे भी रिलेटेड पावर है कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की जो ग्रीवांसीज हैं उनको देखने के लिए सेक्शन 58 से लेके 59 तक। डिपॉजिट्स चैप्टर 5 पे बात करता है और वो डिपॉजिट से रिलेटेड पावर भी सब एनसीएलटी के पास है। बिसाइड्स पावर टू इन्वेस्टिगेट भी जो है वो कहाँ पर है, वो एनसीएलटी के पास है। पहले इन्वेस्टिगेशन जो होता वो 200 मेंबर्स के एप्लीकेशन पे होता था, लेकिन अभी 100 मेंबर्स के एप्लीकेशन पे इन्वेस्टिगेशन हो जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी एनसीएलटी दे सकते हैं। किसी कंपनी की एसेट्स को फ्रीज करने का काम भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कर सकते हैं। और किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना सेक्शन 13 से लेके 18 तक जो बताए गए हैं उसमें भी कहाँ पर जाएगा, ट्राइब्यूनल के पास केस जाएगा। और इसके जो केस होंगे, पावर जो होंगे वो सेक्शन 459 के अंदर दिए गए हैं एनसीएलटी को। फॉर इम्पोजिंग स्पेसिफिक कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस इन माइट सब्जेक्ट ग्रांटिंग अप्रूवल टू सच कंडीशन। दिस इज द बेस और दिस इज द gist of NCLT. I hope you like the class. Thank you so much for listening. Thanks a lot. Have a nice day. Keep learning and keep smiling.